हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पेपर 2 से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ओके, आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा। एग्जाम डेट दोस्तों 12 और 13 नवंबर को तो आपका एग्जाम है ही, और 7 नवंबर यानी कल आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। ओके, तो कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इससे पहले भी हमने कई सारा क्वेश्चन दोस्तों पेपर 2 से रिलेटेड, हमने सारे टॉपिक से रिलेटेड पूरा डिस्कशन किया है। आप जाके उसको देख सकते हैं और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस ही अब आपको करना चाहिए, क्योंकि मुश्किल से 4-5 दिन बचा हुआ है। इसमें आप कुछ नया पढ़ने से बचें और प्रैक्टिस ही करें। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन इज समटाइम्स यूज इन सीवेज ट्रीटमेंट। क्लोरीन का हम सीवेज ट्रीटमेंट में कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं, ऐसा क्या प्रॉब्लम आ जाता है? तो पहले भी क्वेश्चन किए हुए हैं दोस्तों। तो ये टू अवॉइड बल्किंग ऑफ एक्टिवेटेड स्लज, जो हमारा स्लज बल्किंग हो जाता है। स्लज बल्किंग आप जानते हैं क्यों होता है दोस्तों? तो स्लज बल्किंग जो फिलामेंटस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारा फंजाई फंजाई के एक्सेसिस ग्रोथ के कारण ये हमारा स्लज बल्किंग हो जाता है, कि जो भी हमारा ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड होता है नीचे सेटल नहीं हो पाता आसानी से, नीचे वो सेडिमेंट नहीं हो पाता है। ओके, वो ऊपर तैरते ही रहता है, जिसके कारण इसी को हम स्लज बल्किंग कहते हैं। तो क्लोरीन यदि हम ऐड कर देंगे तो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। ऑल राइट, तो क्लोरिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द डाई वेस्ट। डाई वेस्ट से रिलेटेड आपका कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। देखिए CO2 अपन BO2 रेशियो इज वेरी लो। डाई क्या होता है दोस्तों? आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। डाई होता है हमारा यूजुअली केमिकल होता है। केमिकल मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा यहाँ पर। ओके, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो आपका COD तो ज़्यादा होगा ही। COD आपका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो COD अपन BOD रेशियो हमारा क्या होने वाला है? ज़्यादा होने वाला है। ऑल राइट, देखिए COD इज टू BOD रेशियो इज वेरी हाई एंड डाई वेस्ट नॉट ओनली कम फ्रॉम डाइज। डाई वेस्ट आपका सिर्फ डाई से नहीं आता है, बट ऑल्सो कम फ्रॉम द केमिकल यूज इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जो कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में केमिकल रिलीज होता है वहाँ से भी आपका डाई वेस्ट आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, COD अपन BOD रेशियो आपका क्या होगा? तो हाई होगा। COD अपॉन BOD ये आपका ज़्यादा होगा। ओके, देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है डाइवेस्ट का। तो कलर बहुत ज़्यादा हो सकता है, pH भी ज़्यादा होगा, मतलब बेसिक होगा। एल्कलिनिटी बहुत ज़्यादा होगा, तो बेसिक होगा तो एल्कलिनिटी तो ज़्यादा होगा ही। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा होगा, टेम्परेचर भी इसका ज़्यादा हो सकता है। हाई टॉक्सिसिटी विच कम्स फ्रॉम नॉट ओनली फ्रॉम डाइज बट ऑल्सो कम फ्रॉम केमिकल यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर केमिकल जो आता है कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से भी आता है। हाई COD to BOD रेशियो, हैंस वेस्ट वाटर मस्ट बी गिवन सम प्री ट्रीटमेंट बिफोर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। देखिए COD अपन BOD रेशियो बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको कुछ प्री ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट से पहले थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर प्री ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एरोबिक कंपोस्टिंग प्रोसेस, जब हम कंपोस्टिंग करते हैं दोस्तों एरोबिक तरीके से, लाइक आप कह सकते हैं इंडोर मेथड, when the carbon nitrogen ratio of municipal solid waste is less than 25:1, identify the material which is added to it increase the carbon nitrogen ratio। देखिए कार्बन अपॉन नाइट्रोजन रेशियो यदि कम हो जाए, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो कम हो जाए, तो हम कार्बन कंटेंट को बढ़ाने के लिए क्या दे सकते हैं? ऑलराइट, यही आपसे पूछा है। टू अवॉइड द प्रोडक्शन ऑफ फॉल स्मेल, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा होगा तो अमोनिया बनेगा, नाइट्रोजन ज़्यादा होगा तो अमोनिया बनेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा, ये आपका फॉल स्मेल रिलीज करेगा। तो इसको हम कम करने के लिए या कार्बन का रेशियो ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए सॉ डस्ट, कुछ आपको डस्ट यहाँ पर मतलब डालना पड़ सकता है। ऑल राइट, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखिए कार्बन नाइट्रोजन आर रिक्वायर्ड फॉर माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टू प्रोड्यूस कंपोस्ट। जो हमारा माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन के लिए कार्बन नाइट्रोजन का एक मतलब सही प्रोपोर्शन होना चाहिए, ताकि हमारा जो भी वेस्ट है वो सही से कंपोस्ट बन सके। कार्बन प्रोवाइड्स एनर्जी सोर्स वाइल नाइट्रोजन एसेंशियल फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ। कार्बन आपका एनर्जी प्रोवाइड कराता है माइक्रोब को, और जो हमारा नाइट्रोजन है उसके ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो दोनों का एक अप्रोप्रिएट जो है रेशियो होना चाहिए। द कार्बन नाइट्रोजन रेशियो गिव्स द अमाउंट ऑफ कार्बन इन ए मटेरियल कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। जनरली कार्बन नाइट्रोजन रेशियो ऑफ 25:1 to 30:1 इतना होना चाहिए आपका। कार्बन नाइट्रोजन रेशियो 25:1 से 30:1 के बीच में होना चाहिए। कंसिडर एज बेस्ट फॉर कंपोस्टिंग और डिकम्पोजिशन, ये आपका डिकम्पोजिशन और कंपोस्टिंग के लिए बेस्ट है। टू इंक्रीज द कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, स्ट्रॉ एंड वुडी मटेरियल लाइक सॉडस्ट, जो आपका बुरादा कह सकते हैं, लकड़ी का दोस्तों बुरादा होता है, उसको हम ऐड कर सकते हैं कार्बन को इनरिचमेंट करने के लिए, कार्बन को ऐड करने के लिए। आर एडेड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, उसके कई कारण देखिए। फर्स्ट है दे हैव ए हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, इसमें कार्बन बहुत ज़्यादा होता है। वुडी मटेरियल वाइल टेकिंग अ लॉन्गर टाइम टू कंप्लीट द कंपोस्टिंग प्रोसेस एनकरेजेज फंगल एक्टिविटी दैट रिजल्ट इन कंपोस्ट दैट इज एक्सलेंट एज ए सॉइल कंडीशनर। ओके, इसको मतलब डिकम्पोज होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो ये आपका एक सॉइल कंडीशनर का भी काम करता है। दे आर एक्सीलेंट एट एरोबिक इन्वायरमेंट बाय इंक्रीजिंग एयर फ्लो इन द कंपोस्ट। एरोबिक इन्वायरमेंट भी ये अच्छी तरह से प्रोवाइड कराता है, तो इसके लिए भी ये बेटर होता है।
नोट देखिए, इफ कार्बन नाइट्रोजन रेशियो और लोअर देन आर बी, इसके देखिए अगर कार्बन नाइट्रोजन रेशियो अगर कम हो जाए दोस्तों, कार्बन अपॉन नाइट्रोजन रेशियो कम हो जाए, मतलब क्या, कार्बन कम हो गया या नाइट्रोजन ज़्यादा हो गया, ये भी हम कह सकते हैं कार्बन कम हो गया या नाइट्रोजन ज़्यादा हो गया, तब ये रेशियो कम हो सकता है। नाइट्रोजन ज़्यादा हो गया तो क्या कर सकता है, विच कैन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन अमोनिया, अमोनिया का प्रोडक्शन आपसे मतलब उसमें बहुत ज़्यादा होने लगा। दिस इज अनप्लीजेंट ऑर्डर, जिसका एक स्मेल बहुत ही बदबूदार होता है। इफ कार्बन नाइट्रोजन रेशियो बिकम हायर देन देयर विल नॉट इनफ नाइट्रोजन टू सपोर्ट सफिशिएंट माइक्रोबियल ग्रोथ, अगर कार्बन नाइट्रोजन में कार्बन का रेशियो ज़्यादा हो गया जिसका मतलब नाइट्रोजन कम है दोस्तों, तो बैक्टीरिया का ग्रोथ, जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ है, सही से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ग्रोथ के लिए आपका नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तब जो आपका जो ऑर्गेनिक मैटर हो जाएगा वो डिकम्पोजल पूरी तरह डिकम्पोज नहीं हो पाएगा। Microbial growth and the microprocessor will be too low to produce sufficient heat, with the result that the decomposition process will be very slow. उस केस में आपका decomposition process बहुत slow हो जाएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट है, अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, इस सब कंसेप्ट को आपके बिल्डअप करेगा। यूजुअली द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीवेज इज, जो सीवेज का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो क्या होता है, तो स्लाइटली ग्रेटर देन 1। याद रखें, जो सीवेज का हमारा जो सीवेज है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होता है, एक से बहुत हल्का ज़्यादा। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सीवेज, फर्स्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी, जनरली द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ म्युनिसिपल सीवेज लाइज बिटवीन 1.2 to 1.4 विच इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1, मतलब 1.2 से आपका 1.4 के आसपास हो सकता है, जो कि 1 से थोड़ा बहुत ज़्यादा है। पीएच क्या है, द पीएच फ्रेश सीवेज इज मोर देन 7, अगर कोई फ्रेश सीवेज हमारा ओके फ्रेश सीवेज है तो उसका पीएच आपका 7 से ज़्यादा हो सकता है, मतलब बेसिक कंडीशन हो सकता है। एंड फ्रेश सीवेज इज अल्कलाइन नेचर, बेसिक होगा तो अल्कलाइन नेचर में होगा। लेकिन द पीएच ऑफ सेप्टिक सीवेज इज लेस देन 7, जो हमारा सेप्टिक का सीवेज है उसका पीएच आपका 7 से कम होता है, स्लाइटली एसिडिक कह सकते हैं, एंड सेप्टिक सीवेज इज एसिडिक इन नेचर। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सेकेंडरी सेटलिंग टैंक आर डिजाइन टू रिमूव। देखिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हम प्राइमरी सेटलिंग टैंक के बारे में भी बात करते हैं, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के बारे में बात करते हैं। तो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक को हम डिज़ाइन करते हैं किसको रिमूव करने के लिए, ऑर्गेनिक आपका जो यहाँ पर है ऑर्गेनिक सेटलेबल सॉलिड या इनऑर्गेनिक सेटलेबल सॉलिड, बायफ्लोकुलेटेड सॉलिड या डिजॉल्व्ड सॉलिड। तो दोस्तों बायफ्लोकुलेटेड सॉलिड जो हमारा होता है उसको हम रिमूव करने के लिए हम आपका सेकेंडरी सेटलिंग टैंक का यूज़ करते हैं। देखिए प्राइमरी, अच्छे से इसको समझ लीजिए। फर्स्ट प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक का यूज़ क्या है, द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक आर दस डिजाइन टू रिमूव द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द सीवेज इफ्लुएंट कमिंग फ्रॉम द ग्रेट चैम्बर। जो हमारा ग्रेट चैम्बर से जो सीवेज आता है उसके अंदर जो ऑर्गेनिक वेस्ट रहता है, ऑर्गेनिक कह सकते हैं इफ्लुएंट रहता है, ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड, उसको सेटेबल करने में जो हमारा नीचे बैठता है तो उसको हम प्राइमरी सेटलिंग टैंक में ही उसका यूज़ करते हैं। These are designed for effecting the settlement of particle by reducing the flow velocity by detaining the sewage in them। मतलब वेलोसिटी को हम थोड़ा बहुत कम करते हैं, जो भी सीवेज हमारा आता है तो उसको वेलोसिटी को कम करते हैं, और डिटेंशन टाइम थोड़ा ज़्यादा देते हैं। ऑब्वियसली वाटर जब तक स्टैग्नेंट नहीं होगा दोस्तों, अस्थिर नहीं होगा, वहाँ पे स्थिर नहीं होगा, फिक्स नहीं होगा, तो वहाँ पर जो भी हमारा सस्पेंडेड सॉलिड है वो नीचे सेटल नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर डिटेंशन टाइम थोड़ा बढ़ाते हैं और वेलोसिटी को भी हम कम करते हैं। सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक देखिए, फ्रॉम द एरेशन टैंक द सीवेज फ्लो टू द फाइनल सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। एरेशन टैंक के बाद जो हमारा सीवेज है वो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में भेजा जाता है। द सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक रिमूव द बायफ्लोकुलेटेड सॉलिड, जो हमारा बायफ्लोकुलेटेड सॉलिड है वो इसको रिमूव करता है। दे प्रोड्यूस एन इफ्लुएंट सफिशिएंटली क्लासिफाइड टू मीट डिस्चार्ज। ये हमारा एक इफ्लुएंट आपको इफ्लुएंट प्रोड्यूस करता है जो कि टू मीट डिस्चार्ज स्टैंडर्ड एंड मस्ट कंसंट्रेट द बायोलॉजिकल स्टैंडर्ड टू मिनिमाइज द क्वालिटी ऑफ स्लज टू ए हैंडल। हेंस इट इज मिनिमम वेट अपॉन वॉल्यूम। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि सेकेंडरी सेटलमेंट जो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में हमारा वेस्ट होता है उसका आपका वेट अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, तो बहुत कम होता है। इट हैज़ मिनिमम वेट अपॉन वॉल्यूम अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड। ऑलराइट, ये क्वेश्चन पूछता है कि किसमें सस्पेंडेड सॉलिड का वेट अपॉन वॉल्यूम कम होगा, तो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस ईजी है। द एसेंशियल फीचर ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस आर एन एरेशन स्टेज। इसमें क्या होता है, एरेशन स्टेज होता है। सॉलिड लिक्विड सेपरेशन फॉलोइंग एरेशन एंड स्लज रिसाइकल सिस्टम। वेस्ट वाटर आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट इंटर इनटू एरेशन टैंक। जो हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट टैंक के बाद जो वेस्ट वाटर होता है उसको हम एरेशन टैंक में भेजते हैं। वेयर द ऑर्गेनिक मैटर इज ब्राउट इनटू इंटीमेट कॉन्टैक्ट विद द स्लज फ्रॉम द सेकेंडरी क्लैरिफायर। जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है वो एक प्रकार से सेकेंडरी क्लैरिफायर के कॉन्टैक्ट में आता है। इट रिक्वायर लेस स्पेस की कम आवश्यकता होती है। डज नॉट प्रोड्यूस ऑब्नेक्सियस ओडोर, किसी प्रकार का ऑडोर नहीं प्रोड्यूस होता है। एंड रिक्वायर लेस टाइम फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में इसको कम समय लगता है। इट रिक्वायर स्किल्ड सुपरविजन, लेकिन यहाँ पर सुपरविजन की मतलब एक एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है दोस्तों। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वाट सिस्टम इज यूज टू आइडेंटिफाई द हैजार्डस सब्सटेंस इन ए वर्किंग एरिया। देखिए किसी भी वर्किंग एरिया में हैजार्डस सब्सटेंस को हमको आइडेंटिफाई करने के लिए किस प्रकार के सिस्टम की आवश्यकता होगी। वर्किंग एरिया में हैजार्डस सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए किस प्रकार के सिस्टम की आवश्यकता होगी। क्लीन वाटर एक्ट, रिसोर्स कंजर्वेशन एक्ट, पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम या केमिकल मैनेजमेंट सिस्टम। तो बिल्कुल हैजार्डस वेस्ट है दोस्तों, आपको केमिकल मैनेजमेंट सिस्टम की आवश्यकता होगी आपको हैजार्डस वेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी वर्किंग एरिया में। तो याद रखिएगा केमिकल मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए कॉमन हैजार्डस सब्सटेंस आपका कुछ भी हो सकता है। मैनी इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, बायोमेडिकल ऑर्गेनाइजेशन यूज हैजार्ड सब्सटेंस। द डिग्री ऑफ हैजार्ड डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द केमिकल। कितना आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं उसके कंसंट्रेशन पे आपका उसका हैजार्डस का मतलब जोखिम क्या उसका जोखिम हो सकता है, तो कंसंट्रेशन पर भी कहीं कहीं डिपेंड करता है। द केमिकल मैनेजमेंट सिस्टम यूज टू आइडेंटिफाई हैजार्डस सब्सटेंस इन ए वर्किंग एरिया। किसी वर्किंग एरिया में हैजार्डस सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम केमिकल मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करते हैं। कॉमन हैजार्डस सब्सटेंस क्या क्या हो सकता है आपका वर्क प्लेस पे। एसिड हो सकता है, कॉस्टिक सब्सटेंस, डिसइंफेक्टेंट, ग्लूज, हैवी मेटल्स इंक्लूडिंग मरकरी, लीड, कैडमियम, एल्यूमिनियम, ये सब आपको आसानी से वो जो वर्किंग एरिया है वहाँ आपको मिल सकता है। पेंट है, पेस्टिसाइड है, ये सब आपको मिल सकता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो सकता है, सॉल्वेंट है, ये सब आपको वर्किंग प्लेस पे ये सब हैजार्डस सब्सटेंस मिल सकता है। द क्लीन वाटर एक्ट देखिए, इट एस्टैब्लिश द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर रेगुलेटिंग डिस्चार्ज ऑफ पोल्यूटेंट इनटू द वाटर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट एंड रेगुलेटिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर सरफेस वाटर। ये एक प्रकार से जो वाटर के लिए इट एस्टेब्लिश द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर रेगुलेटिंग डिस्चार्ज ऑफ पोल्यूटेंट इनटू द वाटर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट एंड रेगुलेटिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड। एक प्रकार से स्टैंडर्ड ये तय करता है ओके कि वाटर में जो हमारा पोल्यूटेंट डिस्चार्ज होता है उसको किस प्रकार से रेगुलेट किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके यूनाइटेड स्टेट में। रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्ट, द रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्ट RCRA इज अ पब्लिक लॉ दैट क्रिएट्स द फ्रेमवर्क फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ हैजार्डस एंड नॉन हैजार्डस सॉलिड वेस्ट। जो भी आपका हैजार्डस वेस्ट है और नॉन हैजार्डस वेस्ट है तो उसमें एक कानून दोस्तों पब्लिक लॉ इसमें इसने क्रिएट किया है जो हमारा रिसोर्स कंजर्वेशन रिकवरी एक्ट है, ताकि हम हैजार्डस और नॉन हैजार्डस वेस्ट को प्रॉपर उसका हम मैनेजमेंट और हैंडलिंग कर सकें। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्क डेंसिटीज ऑफ सॉलिड वेस्ट ऑब्टेन्ड इन विच कंट्री इज लोएस्ट। देखिए बल्क एंड डेंसिटी जो सॉलिड वेस्ट का ऑब्टेंड होता है सबसे कम किस कंट्री में है, तो ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट में। ओके वहाँ का जो पूरा व्यवस्था बिल्कुल सही है, तो यूनाइटेड स्टेट में आपका बल्क सॉलिड वेस्ट का जो बल्क डेंसिटी होगा बहुत कम मिलेगा। ओके यूनाइटेड स्टेट US। द बल्क डेंसिटी ऑफ कंपोस्ट इज डिटेन्ड एज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम। जो हमारा वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है उसको हम बल्क डेंसिटी कहते हैं। फॉर एस्टिमेटिंग द बल्क डेंसिटी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंपोस्ट द कंपोस्ट सैंपल शुड बी ड्राइड इन ए हॉट एयर ओवन एट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर। बल्क डेंसिटी को हम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के बल्क डेंसिटी को कंपेयर करने के लिए या उसको एस्टिमेट करने के लिए हम जो भी हमारा कंपोस्ट है उसको आपको ड्राई करना पड़ेगा 70 डिग्री सेल्सियस पे 24 घंटे के लिए। ओके बल्क डेंसिटी मेजर हाउ इजली एयर एंड वाटर कैन मूव थ्रू ए कंपोस्ट पाइल। बल्क डेंसिटी से हमको ये पता लगता है कि कितना ईजिली जो एयर है वो कंपोस्ट के पाइल से, जो कंपोस्ट का पूरा ढेर है उसे आसानी से मतलब आर पार जा सके, उसको पेनिट्रेट कर सके, कितना इजीली उसमें जा सके। ए लोअर वैल्यू ऑफ मीन्स बेटर फ्लो। अगर बल्क डेंसिटी का वैल्यू जितना कम होगा मतलब एयर का फ्लो बेहतरीन होगा। हायर वैल्यू मतलब पुअरर फ्लो। कंपोस्ट विथ लोअर बल्क एंड पार्टिकल डेंसिटी आर डिजायरेबल एज दीज इंक्रीज सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जितना कम आपका बल्क डेंसिटी कम होगा वो कंपोस्ट आपके लिए डिजायरेबल होगा। ओके क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बेहतरीन होती है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें आपको देखना है कि कौन सही है कौन गलत है। फर्स्ट है इट कैटेगराइजेज ऑल प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज अंडर कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि इसके अंदर जो भी कैटेगरी ए का प्रोजेक्ट हो या कैटेगरी बी का प्रोजेक्ट हो दोनों को मतलब इसमें ये रखा गया है। तो इट कैटेगराइज ऑल प्रोजेक्ट। ऑल राइट, ये सही है। कैटेगरी ए प्रोजेक्ट आर ग्रांटेड एट द स्टेट लेवल। बिल्कुल नहीं, जो ए प्रोजेक्ट का हमारा कैटेगरी ए प्रोजेक्ट जो होता है दोस्तों उसको आपको ग्रांट लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। कहाँ से, तो सेंट्रल से, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज या इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का जो अथॉरिटी होगा सेंट्रल लेवल पे, तो उससे आपको लेना पड़ेगा। यहाँ स्टेट लेवल लिखा है, ये गलत है। स्टेट लेवल में हम कैटेगरी बी का यूज़ करते हैं। ओके तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट ओनली सही हो गया। देखिए स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट है। द EI कैटेगराइज ऑल प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज अंडर कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। मतलब EI के अंदर दोनों कैटेगरी के प्रोजेक्ट को रखा गया है। स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। कैटेगरी ए प्रोजेक्ट, देखिए कैटेगरी ए के प्रोजेक्ट में क्या है, तो इट इंक्लूड ऑल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जितना भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर हो सकता है, आपका रिवर वैली प्रोजेक्ट हो सकता है, थर्मल पावर प्लांट हो सकता है, माइनिंग कोई इंडस्ट्री हो सकता है, तो वहाँ सब ये सब इसमें शामिल है। इन्वायरमेंट क्लियरेंस फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट आर ग्रांटेड द सेंट्रल लेवल। यहाँ से आपको सेंट्रल लेवल से यहाँ पर इन्वायरमेंट क्लियरेंस का ग्रांट लेना पड़ेगा। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड, इसमें आपका पोर्ट हो सकता है, हाईवे हो सकता है, वाटर एंड सैनिटेशन, अर्बन ट्रांसपोर्ट हो सकता है,
एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर, ये सब आपका कैटेगरी 1 के अंदर है। कैटेगरी बी में इट हैज़ लेसर साइज और कैपेसिटी, साइज भी इसका कम होता है, कैपेसिटी भी इसका कम होता है, एंड स्मॉलर इम्पैक्ट देन कैटेगरी ए, इसका जो इन्वायरमेंट प्रभाव भी पड़ता है तो बहुत कम पड़ता है। इन्वायरमेंट क्लियरेंस और ग्रांट कैटेगरी बी प्रोजेक्ट आर ग्रांटेड एट द स्टेट लेवल, कैटेगरी बी प्रोजेक्ट के लिए आपको स्टेट लेवल से ग्रांट लेना पड़ेगा। ईच स्टेट हैज़ ए डेडिकेटेड डिपार्टमेंट और बोर्ड एज रिक्वायर्ड बाय लॉ विच वुड ग्रांट फॉर क्लियरेंस, प्रत्येक स्टेट के पास अपना है इस प्रकार से लॉ है और बोर्ड भी है जो इस प्रकार के प्रोजेक्ट को, कैटेगरी बी प्रकार के प्रोजेक्ट को आपको ग्रांट देती है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पिक द करेक्ट सीक्वेंस दैट इज अडॉप्टेड फॉर कंपोस्टिंग म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इन मैकेनाइज्ड प्लांट। देखिए किसी भी प्लांट में जहाँ भी कंपोस्टिंग होता है, कंपोस्टिंग का जो भी बड़ा प्लांट हो सकता है वहाँ पर हमको कंपोस्टिंग करना है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का मान लीजिए कंपोस्टिंग करना है, तो किस प्रकार का सीक्वेंस, वो पूरा जो सीक्वेंस चलता है वहाँ पर बिगिनिंग से लेकर एंड तक वो पूरे क्या सीक्वेंस होता है, किस प्रकार का सीक्वेंस को अडॉप्ट किया जाता है वो आपको बताना है। 4 दिया हुआ है, इसमें से आपको ABCD को मतलब अरेंज करना होगा। सबसे पहले क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद उसके क्या। देखिए ग्राइंडिंग और पल्वराइजिंग और रिफ्यूज, जो भी आपका रिफ्यूज है, जो भी वेस्ट आया म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, उसका ग्राइंडिंग और पल्वराइजिंग करना है, सेग्रीगेशन करना है, रिसिप्ट और रिफ्यूज, और डाइजेशन ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ रिफ्यूज। ऑलराइट, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, रिफ्यूज रिसिप्ट ऑफ रिफ्यूज, इसको सबसे पहले करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी आपके पास आया है ट्रांसफर स्टेशन के बाद इसके बाद आपको दोस्तों इसको करना पड़ेगा सेग्रीगेशन। सबसे पहले तो रिसिप्ट और रिफ्यूज, देन सेग्रीगेशन, जो भी आपके पास है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट उसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा सबको अलग अलग। देन ग्राइंडिंग और पल्वराइजिंग, सबको आपको हो सकता है कि किसी को आपको ग्राइंड करने की आवश्यकता है, किसी को पल्वराइज करने की आवश्यकता है, तो ये 3rd में या 4th में आपका डाइजेशन करना पड़ेगा। तो डाइजेशन तो सबसे लास्ट में हम करेंगे। तो CBAD, देखिए CBAD ये हमारा सीक्वेंस चलेगा दोस्तों, CBAD। देखिए द करेक्ट सीक्वेंस इज अडॉप्टेड फॉर कंपोस्टिंग ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इन मैकेनाइज्ड प्लांट इज एज फॉलोज। रिसिप्ट और रिफ्यूज, इसमें क्या करते थे, इट इज द ट्रांसफर ऑफ सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ यूज एंड डिस्पोजल टू द पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट और लैंडफिल। मतलब जहाँ से जो भी हमारा सॉलिड वेस्ट है उसको हम वहाँ पर भेजते हैं दोस्तों, मतलब एक प्रकार से ट्रांसफर स्टेशन से हम फैसिलिटी सेंटर पर भेजते हैं जहाँ पर इसका प्रोसेसिंग या कंपोस्टिंग करना है, तो सबसे पहले तो वहाँ पर आपको भेजना पड़ेगा। तो ये हमारा रिसिप्ट ऑफ रिफ्यूज। देन सेग्रीगेशन है, उसमें जो भी आपका कुछ सेग्रीगेट करने वाला चीज़ है या जिसका कंपोस्टिंग नहीं हो सकता, ऑब्वियसली प्लास्टिक वेस्ट का कंपोस्टिंग हम नहीं बना सकते हैं तो उसको आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। बोटल्स का हम कंपोस्टिंग नहीं बना सकते, उसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। ओके, तो देन है सेग्रीगेशन। उसके बाद आपका सेग्रीगेशन के बाद दोस्तों आपका ग्राइंडिंग और पल्वराइजिंग की आवश्यकता है तो उसको कर दीजिए, क्योंकि सरफेस एरिया को हमको बनाना है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईजिली उस पर अच्छे से काम कर पाएँ। जितना छोटा रहेगा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा रहेगा हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे से उसको डिकम्पोज कर पाएगा। और इन द लास्ट में आपका डाइजेशन एंड फर्मेंटेशन रिफ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट हैज़ द लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू किसका होता है, तो आसान है दोस्तों, जो हमारा दोस्तों फूड वेस्ट होता है या कह सकते हैं डोमेस्टिक वेस्ट। डोमेस्टिक वेस्ट का आपका जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है बहुत कम होता है, लेकिन माइक्रो मॉइस्चर कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। याद रखिएगा, जो हमारा डोमेस्टिक वेस्ट है दोस्तों या फूड वेस्ट है उसका कैलोरीफिक वैल्यू का बहुत कम होता है और मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। हमसे लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू पूछा है तो डोमेस्टिक वेस्ट। देखिए कुछ डाटा दिया हुआ है, द कैलोरीफिक वैल्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट इज शोन इन द, कुछ दिया हुआ है। देखिए डोमेस्टिक वेस्ट का आपका जो कैलोरीफिक वैल्यू है 7 से 16 किलो जूल पर केजी है। डोमेस्टिक वेस्ट विद रिसाइकलिंग, जिसका रिसाइकलिंग क्या जैसे 10 से 14 है। सबसे ज़्यादा देख लेते हैं किसका है, तो सबसे ज़्यादा दोस्तों ड्राई वुड का सबसे ज़्यादा आपका 144। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट मॉइस्चर कंटेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में जो भी है उसमें मॉइस्चर कंटेंट किसका ज़्यादा है दोस्तों, तो फूड वेस्ट। अभी हम बात की कि फूड वेस्ट का या डोमेस्टिक वेस्ट का कह सकते हैं मॉइस्चर कंटेंट मैक्सिमम होता है और कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम होता है, तो हमसे मॉइस्चर कंटेंट मैक्सिमम पूछा है तो फूड वेस्ट। ऑलराइट, देखिए फूड वेस्ट का मॉइस्चर कंटेंट 70% है, टेक्सटाइल का 10% है, प्लास्टिक का 2% है, पेपर का 6% है और रबिश का 15% होता है दोस्तों। तो ध्यान रखिए फूड वेस्ट का मैक्सिमम है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। नो ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज डन इफ द डाइल्यूशन फैक्टर। देखिए अगर सीवेज का डाइल्यूशन फैक्टर किसी मतलब लिमिट के आसपास हो तो हम उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। सीवेज को ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, कब, जब उसका डाइल्यूशन फैक्टर कितना हो। तो देखिए एक डाटा एकदम स्टैंडर्ड डाटा है कि अगर किसी भी सीवेज का डाइल्यूशन फैक्टर 500 से अधिक है दोस्तों, मोर देन 500, किसी भी सीवेज का डाइल्यूशन फैक्टर मोर देन 500 है तो आपको उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिएगा, नो ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज डन इफ द डाइल्यूशन फैक्टर इज मोर देन 500। देखिए एवं अगर डाइल्यूशन फैक्टर 500 से ज़्यादा है तो ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। 300 से 500 के बीच में है तो देखिए प्राइमरी ट्रीटमेंट सच एज प्लेन सेडिमेंटेशन। अगर 300 से 500 के बीच में डाइल्यूशन फैक्टर है तो
आपको सबसे पहले प्लेन सेडिमेंटेशन के थ्रू उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सस्पेंडेड सॉलिड कंसंट्रेशन देन 500 ppm एंड रिक्वायर्ड सस्पेंडेड सॉलिड कंसंट्रेशन देन 150 ppm। 150 से 300 के बीच में है तो ट्रीटमेंट सच एज सेडिमेंटेशन केमिकल प्रेसिपिटेशन इज रिक्वायर्ड इफ लेंट सस्पेंडेड सॉलिड कंटेंट भी लेस देन 60 ppm। ये कुछ डाटा दिया। ऑलराइट, तो 500 से ज़्यादा है तो हमको ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्यूज ड्राइड फ्यूल रेफर्स टू। जो हमारा रिफ्यूज ड्राइड फ्यूल है वो क्या किसको रेफर करता है? तो देखिए सेग्रीगेटेड हाई कैलोरिफिक फ्रैक्शन ऑफ प्रोसेस्ड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। जो हमारा सेग्रीगेटेड हाई कैलोरिफिक फ्रैक्शन है उसी का प्रोसेस्ड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को हमको क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रिफ्यूज ड्राइड फ्यूल रेफर्स टू। हाई कैलोरिफिक वैल्यू ध्यान रखिएगा, और उसमें भी सेग्रीगेटेड। जो हमारा सेग्रीगेटेड वेस्ट है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का, उसमें जब हाई कैलोरिफिक वैल्यू होता है उसी को हम रिफ्यूज ड्राइड फ्यूल के अंदर मतलब उसको रेफर करता है। अनसेग्रीगेटेड तो हो नहीं सकता है, सेग्रीगेटेड में हाई कैलोरिफिक वैल्यू। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। वन ऑफ द बेस्ट नॉन मैट्रिक्स मेथड फॉर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये देखिए नॉन मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स के बारे में पूछ रहा है, थोड़ा डीपली हो जाता है तो बस इसका आंसर ध्यान रखिए दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन बहुत कम संभावना पूछे, अगर पूछ दे तो आपको ध्यान रखें। देखिए वन ऑफ द बेस्ट नॉन मैट्रिक्स फॉर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए बेस्ट मैट्रिक्स क्या हो सकता है? तो आपका लियोपोल्ड मैट्रिक्स। ध्यान रखें, लियोपोल्ड मैट्रिक्स। ऑल राइट, लियोपोल्ड मैट्रिक्स इज द बेस्ट मैट्रिक्स मेथड फॉर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड इन सॉलिड वेस्ट विच आफ्टर सैचुरेशन इज अलाउड टू ड्रेन फ्रीली इज टर्म्ड एज। द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड इन द सॉलिड वेस्ट। जो भी हमारा सॉलिड वेस्ट है उसके अंदर जो वाटर हमारा रिटेन्ड मतलब रह जाता है कि सैचुरेशन के बाद, उसको बाद में फिर हम फ्रीली उसको ड्रेन करवाते हैं, उसको हम क्या करते हैं? या ये डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि जो रिटेन्ड वाटर है सॉलिड वाटर का, सॉलिड वेस्ट के अंदर जो रिटेन्ड वाटर है, जो वाटर रह जाता है, ऑल राइट, उसको हम क्या कहते हैं? तो फील्ड कैपेसिटी। हमने इसको कई बार पढ़ा भी है, फील्ड कैपेसिटी। ऑप्शन 2 करेक्ट है, फील्ड कैपेसिटी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में मतलब लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? ऑल राइट, मतलब सारा 3 तो इंपॉर्टेंट होगा, एक लीस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ रिटर्न स्लज फ्रॉम द सेकेंडरी सेटल टाइम। बिल्कुल, जो आप स्लज को रिसर्कुलेट कराते हैं तो उसका एक प्रोपोर्शन प्रॉपर होना चाहिए, इसलिए तो स्किल्ड सुपरविजन की यहाँ पर आवश्यकता है। एक्टिवेटेड स्लज में दोस्तों स्किल्ड सुपरविजन या कह सकते हैं एक्सपर्ट की आवश्यकता है, तो ये प्रोपोर्शन आपका प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है। एडिकेट एरेशन इन द बायोलॉजिकल रिएक्टर सो एज टू मेंटेन सर्टेन मिनिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन। बिल्कुल, मिनिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन तो यहाँ पर प्रोवाइड कराना है, क्योंकि एक्टिवेटेड स्लज यहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ये भी सही है। प्रॉपर फूड टू माइक्रोजम रेशियो, ये भी होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। द स्लज वॉल्यूम इंडेक्स ऑफ द रिटर्न स्लज इज टू बी लेस देन 200, ये गलत है दोस्तों, 150 के आसपास होना चाहिए, 200। ओके, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स आपका लगभग 150 के आसपास होना चाहिए, यहाँ पर 200 बोला है तो ये गलत है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इज हैजार्डस। जो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट है उसका कितना परसेंटेज हैजार्डस होता है? तो 10 से 25%। ऑल राइट, 10 से 25% हमारा बायोमेडिकल वेस्ट का हैजार्डस होता है। नेक्स्ट, डायोक्सिन इज रिलीज ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। डायोक्सिन एक गैस है दोस्तों, हैजार्डस गैस है, ये किस प्रोसेस के थ्रू रिलीज होता है? तो इंसिनरेशन। इंसिनरेशन के प्रोसेस के बाद हमको एक डायोक्सिन गैस रिलीज होता है जो कि हार्मफुल है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिस्पोजल इन द ओशन और सी। यदि ओशियन और सी में हमको डिस्पोजल करना है वेस्ट का, तो किस किस बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा? देखिए, द सीवेज मस्ट बी डिस्पोज ऑफ एट द लो टाइड। बिल्कुल, लो टाइड के समय ही हम सीवेज को डिस्पोज करना चाहिए। हाई टाइड में यदि कीजिएगा तो सारा का सारा वेस्ट आपका बीच पे आ जाएगा। नेक्स्ट है द सीवेज शुड बी रिलीज एट लीस्ट 3 से 5 मीटर बिलो द वाटर लेवल। बिल्कुल, वाटर लेवल से 3 से 5 मीटर आपको सीवेज को छोड़ना चाहिए। ओके, द सीवेज शुड बी डिस्पोज ऑफ एट लीस्ट 1.5 से 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम द शोर। ऑब्वियसली शोर से आपको या कह सकते हैं बीच से आपको जो समुद्र का किनारा है उससे 1.5 से 2 किलोमीटर दूर जाकर आपको सीवेज को डिस्पोज करना चाहिए। तो तीनों स्टेटमेंट हमारा सही है। पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो 1, 2, 3 आर करेक्ट। ऑल राइट, नेक्स्ट है इन लीचेड कलेक्शन सिस्टम व्हाट इज द लीनियर स्लोप। लीचेड कलेक्शन सिस्टम में आपका लीनियर स्लोप क्या होता है? तो लीनियर स्लोप आपका 2 से 8% होना चाहिए। लीनियर स्लोप लीचेड कलेक्शन सिस्टम में व्हाट इज द लीनियर स्लोप? तो 2 से 8%। देखिए, टू मेंटेन ड्रेनेज ऑफ लीचेड टू द लीचेड कलेक्शन सिस्टम वाटर रेस्पेक्टिव सेटलमेंट स्लोप रेंजिंग फ्रॉम 2 to 8% इज अडॉप्टेड ऑल्दो ए स्टीपर स्लोप में भी नेसेसरी फॉर सर्टेन सिचुएशन सच एज ओवर ट्रेंच फेल्स। मतलब सही से ड्रेनेज हो उसके लिए हमको 2 से 8% उसका स्लोप होना चाहिए। ओके दोस्तों, तो कोई क्वेरी हो दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ओके, यहाँ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। कल से हम पेपर 1 के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को
चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आता है हम आपको शेयर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। परीक्षा से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।